नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा अब खत्म हो गया। एकनाथ शिंदे के रूप में महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री मिल गए। ऊपर से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे ने नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है, जिसके बाद अब विधानसभा में बहुमत साबित करने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन शिवसेना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना की तरफ से चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक विधानसभा में नई सरकार के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई जाए। शिवसेना नेता ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का जिक्र किया, जिसमें विधायकों की अयोग्यता को लेकर 12 जुलाई तक यथास्थिति बहाल करने को कहा गया है। लेकिन इसके बाद नई सरकार ने शपथ ले ली है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। बता दें कि राज्यपाल की तरफ से कल यानी कि 2 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें शिंदे गुट को अपना बहुमत साबित करना होगा। लेकिन इस बहुमत पर रोक लगाने के लिए अब शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर रुख किया है। इससे पहले शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से एक बार झटका लगा था, जिसमें शिवसेना की तरफ से फ्लोर टेस्ट वाले आदेश को रोकने की अपील की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि फ्लोर टेस्ट तय समय पर ही होगा, क्योंकि शिंदे गुट की बगावत के बाद एमवीए महाविकास आघाड़ी सरकार बहुमत के आंकड़े से काफी दूर थी। इसलिए इस फैसले के आधा घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने नए सीएम के तौर पर शपथ ली। कन्हैयालाल की हत्याकांड के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों पर एक्शन तेज शुरू हो गया है। इसको लेकर राजस्थान में 32 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। गुरुवार देर रात राजस्थान सरकार ने 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी है, जिसमें उदयपुर के आईजी हिंगलाजदान और एसपी मनोज कुमार के नाम भी शामिल हैं। इन दोनों पर सरकार ने गाज गिराते हुए उदयपुर से हटाकर कम महत्व की जगह पर भेज दिया गया है। इस तरह करौली में भी हुए सांप्रदायिक हिंसा की वजह से वहां के एसपी शैलेंद्र कुमार को भी हटा दिया गया है। उदयपुर के एक स्थानीय अदालत ने अर्जी कन्हैयालाल की हत्या के दोनों आरोपियों को 13 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी रियाज अख्तरी को और गौस मोहम्मद को एक पुलिस वैन में अदालत ले जाया गया। दोनों अपराधियों के चेहरे ढके हुए थे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को राजसमंद जिले में भीम क्षेत्र से घटना के कुछ घंटों बाद उस समय गिरफ्तार किया, जब वे मोटरसाइकिल से फरार हो रहे थे। एनआईए ने इस मामले में स्थानीय स्वतंत्रपति समूह की भूमिका और 2 मुख्य आरोपियों से जुड़े अन्य तार भी जांच रही है। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि वे दोनों एक मोबाइल ऐप के जरिए पाकिस्तानी सुन्नी इस्लामी संगठन दावत-ए इस्लामी का सदस्य बने थे और उनमें एक पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अब एनआईए इस मामले की अच्छी तरह से जाँच कर रही है और इन दोनों आरोपियों को लेकर सभी पहलू खंगाल रही है। तो कन्हैयालाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले गुजराती युवक को अब मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद युवक ने एफआईआर दर्ज कराई है। गुजरात में एक युवक को कन्हैयालाल के समर्थन में पोस्ट लिखने के बाद धमकी मिलने लगी है। सूरत के रहने वाले युवराज पोखराना नामक शख्स को गला काटने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद युवक के साथ साथ उसके परिवार में दहशत का माहौल है। युवक ने सतर्कता बरतते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई और खुद के साथ साथ परिवार के लिए भी सुरक्षा की
मांग की है। सूरत में रहने वाले युवराज ने कहा कि उनके दादा और पिता उदयपुर के रहने वाले हैं और वह सभी टेलर की कन्हैयालाल की हत्या से दुखी हैं। वो खुराना ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दर्ज की हत्या को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी, जिनके बाद उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिली। वो खुराना ने कहा कि उन्होंने सूरत पुलिस से बात की है और एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। युवराज ने दावा करते हुए कहा कि मैंने कोई भी उकसाने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बस मैंने लिखा कि जो एक समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उस बारे में पोस्ट किया था। इससे उस समुदाय के कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने कन्हैयालाल से ने गला काटने तक की धमकियां दे दी। बता दें कि उदयपुर में बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले पेशे से दर्जी कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे देश में माहौल गर्म हो गया। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कन्हैया ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा देने की जगह समझौता करा दिया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और अब ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया, जहां गुजरात में युवराज नाम के युवक ने कन्हैयालाल के समर्थन में पोस्ट लिखा, जिसके बाद अब उनको भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस से अपने परिवार और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। तो पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सुबह इस यात्रा को लेकर प्रशासन में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ ओडिशा के पुरी में हो गया। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना काल की वजह से इस रथ यात्रा में पहली बार भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में इस बार लाखों भक्त शामिल होने की संभावना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगला आरती की। भगवान जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत से लेकर अमित शाह ने हिंदी और ओडिशा भाषा में ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि आस्था और भक्ति के अनूठे संगम की श्री जगन्नाथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ जी से सभी के सुखी और आयु जीवन समृद्धि और खुशहाली की मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जगन्नाथ। पुराणों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा और रथ पर बैठकर नगर दिखाने निकल पड़े थे। इस दौरान वे मौसी के घर भी गए थे और 7 दिन वहां पर ठहरे थे। तभी यहाँ पर से रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकले थे। इसमें पहला रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा रथ भाई बलराम और तीसरा बहन सुभद्रा का होता है। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 45वीं यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ शनिवार को नगर यात्रा पर निकलेंगे। नगर यात्रा पुराने अहमदाबाद में 19 किलोमीटर लंबी होगी। इस यात्रा की खासियत यह होती है कि रथ यात्रा में सबसे पहले 17 हाथी, 101 ट्रक में भगवान जगन्नाथ की अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं। उसके बाद यहाँ से यात्रा निकलती है। तो ब्रिटेन में बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब काफ़ी सस्ता हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट में गिरावट देखने को मिली है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट में अब 198 रुपये सस्ता कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 198 रुपये की भारी गिरावट की गई है। यह आदेश 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इसमें उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी। कंपनी ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि यथावत
वो स्थिति रहेगी। नई दरें 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को कमर्शियल सिलेंडर के लिए पहले जहां 2,219 रुपये चुकाने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए उन्हें 198 रुपये कम देने होंगे। 19 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए अब उपभोक्ताओं को 2,021 रुपये ही चुकाने होंगे। हर महीने के पहले दिन कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं जो कि सीधे आम जनता की जेब पर असर डालते हैं। इन बदलावों में या तो बोझ बढ़ जाता है या फिर कुछ राहत मिलती है। ऐसा ही मामला अब 1 जून से देखने को मिला। इससे पहले 1 जून को भी गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। तब कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 135 रुपये प्रति सिलेंडर घटाई थी, जिसके बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 2,219 हो गई थी। लेकिन एक बार फिर लोगों को राहत मिली है। अब कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार ने 198 रुपये तक की गिरावट की है। अब कमर्शियल सिलेंडर 198 रुपये सस्ता मिलेगा, यानी कि अब दिल्ली वालों को ये कमर्शियल सिलेंडर 2,021 रुपये का मिलेगा। तो अब बात करते हैं देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 1 जुलाई से प्रभावी कर दी गई है। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रतिबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच, चाकू, पुलाव ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटी जाने वाली फिल्म और निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाले स्टिक, क्रीम कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। अगस्त 2021 में अधिसूचित नियम और 2022 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के भारत के प्रयासों के तहत 21 दिसंबर 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को मौजूदा 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन में बदल दिया जाएगा। मोटे कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से लाए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और अधिकारियों की टीमों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध उत्पादन, आयात या वितरण, बिक्री रोकने का काम भी अब सौंपा जाएगा। सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिए एक मानक तय किया है और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लिए शुल्क भी अनिवार्य कर दिया है। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल, राष्ट्रीय संपदाओं, जंगलों और समुद्री तटों पर साफ सफाई अभियान शुरू किए गए हैं और पूरे देश में करीब 100 स्मारकों को भी इसमें शामिल किया गया है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग करना भी शुरू किया गया है। पर्यावरण और विकास सोसाइटी ने दिल्ली में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बीट प्लास्टिक प्रदूषण नाम दिया गया है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और केंद्रीय लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगभग 4 साल पहले अनुमान लगाया था कि भारत में हर रोज लगभग 9,200 मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, यानी कि एक साल में 3.3 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक ये चीज़ उत्पन्न होती है। उद्योग के एक वर्ग ने दावा किया कि देश भर में लगभग 70% प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक सालाना 2.4 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। भारत में 18 ग्राम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत करता है, तो वैश्विक स्तर पर देखी जाए तो यह 28 ग्राम प्रति व्यक्ति की खपत है।
जो कि सिर्फ भारत में ही 18 ग्राम प्रति व्यक्ति की खपत होती है। 60,000 करोड़ रुपए या प्लास्टिक उद्योग इसके निर्माण में 88,000 इकाइयां लगी हैं। प्लास्टिक उद्योग में 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। सालाना एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए है। वहीं व्यापारी संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को 1 साल टालने की मांग की है। कैट ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कहा है कि इस संबंध में एक समिति बनाई जाए जिसमें सरकारी अधिकारी और प्रतिनिधि होंगे और वे मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक का नया विकल्प ढूंढेंगे। विश्व में सिंगल यूज प्लास्टिक 1950 से यह उत्पादन शुरू हुआ। सालाना 380 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन पूरे विश्व भर में होता है और 1 साल में उत्पादित प्लास्टिक की मात्रा मानवता से पूरे भार के बराबर है। धरती पर 12 लाख प्लास्टिक की बोतल हर मिनट पर इनका उपयोग होता है। सालाना की बात करें तो सालाना 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उत्पादन किया जाता है। पृथ्वी के प्लास्टिक को खत्म होने में लगभग 1000 साल का वक्त लग सकता है। अगर पूरी पृथ्वी से प्लास्टिक को खत्म करने की बात कही जाए तो लगभग 1000 साल का टाइम इसमें लग सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक तरीके जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से देश के पहले बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर चाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कप की बजाय कुल्हड़ के इस्तेमाल पर जोर देते हुए एक पोस्ट की गई। मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुल्हड़ न केवल चाय का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और पानी की बचत भी करते हैं। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे कि ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्मोकोल से सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप्स, ग्लास, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी और कई इनोवेटिव कार्ड और पन्नी से बनी सिगरेट पैकिंग, इस्तेमाल होने वाली पन्नी और 1000 माइक्रोन से पतले पीवीसी और प्लास्टिक के बैनर इन सभी प्रतिबंधित में शामिल हैं। स्पेशल इन्फोर्समेंट टीमें भी बनाई जा रही हैं। यह टीमें अवैध निर्माण, आयात, स्टोरिंग सेल पर नजर रखेंगी। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वह अपने बॉर्डर तक चेक पॉइंट बनाए ताकि ये प्रतिबंधित आइटम एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। सरकार इस बात को लेकर सख्त निर्देश दे रही है कि प्लास्टिक का कोई भी आइटम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ना लिया जाए। इसके लिए भी टीमें गठित की गई हैं। सीपीसीबी ने इसे लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया है। 1 जुलाई से आम लोगों पर प्रतिबंधित उत्पादनों का इस्तेमाल करने पर 500 से 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 1 जुलाई से अगर कोई आम लोग इन सभी प्रतिबंधित प्लास्टिकों को उपयोग में लाता है तो 500 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना उस पर लगेगा। वहीं औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात या भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान भी होगा। ऐसे लोगों पर 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर 5 साल की जेल या दोनों सजा भी दी जा सकती हैं। उत्पादकों को सीज करना, पर्यावरण को क्षति से लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जुड़े उद्योगों को बंद करने जैसी कार्रवाई भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। यानी कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जोर दिया गया है और इसको लेकर जुर्माना भी लगा दिया गया है। बुलेटिन में बात अब कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं, तो वहीं कोरोना से 23 लोगों की जान भी गई है।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से अधिक मरीज मिले हैं, जबकि 23 मरीजों की मौत हुई है। बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना के केस के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,070 नए केस मिले हैं। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इन राज्यों में केरल से 4,083 मामले सामने आए हैं, जो कि पहले नंबर पर बना हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र से 3,640 मामले सामने आए हैं। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु से 2,069 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल से 1,424 कोरोना के मामले मिले हैं और कर्नाटक में 1,046 के मामले कोरोना के मिले हैं। कुल नए केसों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.42% है। नए केसों में 23.92% सिर्फ केरल से मामले सामने आए हैं। कोविड की वजह से बीते 24 घंटे के अंदर ही 23 लोगों की जान गई है। देश में अब तक कोविड की वजह से 5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा 5,25,139 हो चुका है। भारत का रिकवरी रेट की अगर बात करें तो भारत का रिकवरी रेट 98.55% है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,413 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश भर में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,28,36,906 हो चुकी है। देश में कोरोना के नए मरीजों के मिलने के बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो चुकी है। यानी कि देश भर में अब एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो वो 1 लाख के पार जा चुकी है। देश में फिलहाल कोरोना के 1,07,189 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केसों में 2,634 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। उधर देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 11,57,503 खुराकें दी गई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 5,02,150 सैंपलों की जांच पूरे देश में की गई है। लेकिन देश भर में चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं और अब कोरोना के बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 17,070 नए मामले सामने आए हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात 1 जुलाई से खुल रहे स्कूलों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब 1 जुलाई से सारे स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में कोरोना से निपटने के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। 1 जुलाई 2022 यानी कि आज से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। इसके तहत देश की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी आज से स्कूलों को खोल दिया गया है। लगभग 1 महीने की गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूलों में एक बार फिर से ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। हालांकि देश के कई राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इनमें से दिल्ली और हरियाणा भी शामिल हैं। इन दोनों राज्यों में भी कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्कूलों ने महामारी से निपटने के लिए सख्ती के इंतजाम किए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी पड़ने में न आए। हरियाणा के स्कूल सरकार के आदेश के अनुसार सामान्य समय से सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। हरियाणा ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी और कहा था कि सभी स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक ही किया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों से पहले हरियाणा ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया था, लेकिन अब स्कूल 8 बजे से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में आज से स्कूलों को खोल दिया गया है और यहां कोरोना महामारी से बचने के लिए सख्त उपाय अपनाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली में स्कूलों के प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में अब और कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इस महामारी से बचने के लिए सख्त उपाय अपनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में साल 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के चलते ज़्यादातर महीनों में स्कूल बंद ही रहे थे, लेकिन अब गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर से ऑफलाइन कक्षाएं और स्कूल खोल दिए गए हैं।
देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।